हेलो एवरीवन, आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो कैसे चल रही है आपकी पढ़ाई लिखाई? तो फाइनली आज हमारा पोस्ट एक्ट कंप्लीट होने वाला है। लास्ट वीडियो में हमने सेक्शन 11 से सेक्शन 20 तक कवर कर लिया था और आज हम सेक्शन 21 से 30 तक कवर करने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी किए हम लोग जल्दी से स्टार्ट करते हैं, जल्दी से ख़त्म भी क्योंकि करना है। ठीक है, आई होप आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही होंगी और आई नो कभी कभी मैं भी चीज़ें समझा नहीं पाती हूँ, बट आई होप आप समझ जाते होंगे और नहीं समझ पाते होंगे तो मैं इम्प्रूव करूँगी वो चीज़ें, क्योंकि वो मुझे भी फील होता है कि मैं कुछ चीज़ें समझा नहीं पाती हूँ ठीक से। तो चलिए शुरू करते हैं। लेट मी शेयर माई स्क्रीन विद यू। पोस्ट एक्ट। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सेक्शन 21 से। सेक्शन 20 में हमने डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर की ड्यूटीज और पावर्स देख लिए थे। अब सेक्शन 21 जो कि हमारा चैप्टर 8 है, मिसलेनियस एक्ट, वो कवर करता है। लेट मी अनपिन माई सेल्फ। ऑल राइट, तो सेक्शन 20 हमारा बात करता है कमेटी टू सबमिट एनुअल रिपोर्ट। मीन्स कि जो इंटरनल कमेटी है या लोकल कमेटी है, ठीक है, वो एनुअली हर साल एक रिपोर्ट सबमिट करेगी। अब इंटरनल कमेटी किसको करेगी? इंटरनल कमेटी एम्प्लॉयर को रिपोर्ट सबमिट करेगी और लोकल कमेटी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को रिपोर्ट सबमिट करेगी एनुअली। ठीक, मीन्स साल में एक बार। फिर सब सेक्शन 2 कहता है कि डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर उस रिपोर्ट पर एक ब्रीफ रिपोर्ट प्रिपेयर करेगा उन एनुअल रिपोर्ट्स पे और उसको स्टेट गवर्नमेंट को फॉरवर्ड करेगा। मीन्स इंटरनल कमेटी और लोकल कमेटी एम्प्लॉयर और डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को रिपोर्ट फॉरवर्ड करेंगे एनुअली। फिर डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर की ये ड्यूटी होगी कि वो स्टेट गवर्नमेंट को वो रिपोर्ट फॉरवर्ड करे। ठीक, सेक्शन 21 सिर्फ इतना कहता है। सेक्शन 22 कहता है अब एम्प्लॉयर टू इंक्लूड इंफॉर्मेशन इन एनुअल रिपोर्ट। अब एनुअल रिपोर्ट में एम्प्लॉयर क्या क्या चीजें इंक्लूड करेगा? तो एम्प्लॉयर अपनी रिपोर्ट में कितने केसेस फाइल हुए हैं, कितने केसेस डिस्पोज हुए हैं, ये सारी चीजें अपने उस एनुअल रिपोर्ट में इंक्लूड करेगा। ठीक है, सिंपल इतना कहता है। सेक्शन 23 कहता है appropriate government to monitor and implementation and maintain data। ठीक, अब सेक्शन 23 कहता है कि appropriate government इस एक्ट को ये मॉनिटर करेगी, ये देखेगी कि इस एक्ट का इम्प्लीमेंटेशन अच्छे से किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है। ठीक, एंड मेंटेन द डेट ऑन द नंबर ऑफ केसेस फाइल्ड एंड डिस्पोज्ड, और साथ ही साथ ये डेट भी मेंटेन करेगी कि किस दिन केसेस रिपोर्ट किए गए हैं, किस दिन केसेस कितने केसेस जो है वो किस डेट को फाइल हुए हैं, किस डेट को डिस्पोज ऑफ हुए हैं। ये सारी इंफॉर्मेशन जो है ये अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि ये सारी चीजें अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट मॉनिटर करेगा। फिर सेक्शन 24 कहता है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट इस एक्ट की को पब्लिसाइज करने में भी हेल्प करेगा। ये इसकी ड्यूटी है कि वो सारे मेजर्स अपनाएगा जिस तरीके से इस एक्ट को पब्लिसाइज किया जा सके। ठीक है, द appropriate government में subject to the availability of financial and other resources, means financial और other resources को ध्यान में रखते हुए इंफॉर्मेशन, एजुकेशन,
कम्युनिकेशन और ट्रेनिंग मटेरियल्स मींस ये वो इस एक्ट को पब्लिसाइज करने के लिए, लोगों तक पहुंचाने के लिए जितने भी अप्रोप्रिएट मेजर्स लिए जा सकते हैं, जो भी प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करवाना हो, अवेयरनेस प्रोग्राम, ओरिएंटेशन, ट्रेनिंग, जो भी करना हो, वो सारी चीजें अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट करेगी। ठीक। सेक्शन 25 कहता है पावर टू कॉल फॉर इंफॉर्मेशन एंड इंस्पेक्शन ऑफ रिकॉर्ड। अब अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के पास ये पावर है कि वो अगर उसे लगता है कि पब्लिक इंटरेस्ट में या फिर वुमेन के इंटरेस्ट में ये ज़रूरी है कि किसी इंफॉर्मेशन या फिर किसी रिकॉर्ड का इंस्पेक्शन किया जाना चाहिए, तो वो किसी भी टाइम उसके पास पावर है कि वो इंफॉर्मेशन और रिकॉर्ड्स को इंस्पेक्शन के लिए बुला सकता है, मतलब मंगा सकता है। ठीक। बाय ऑर्डर इन राइटिंग में दे करके। ठीक। ये इतना कहता है। अब सेक्शन 26 कहता है कि पेनल्टी फॉर नॉन कंप्लायंस विद द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट। अगर कोई भी अगर एम्प्लॉयर इस एक्ट के प्रोविजन के अंदर में अगर नॉन कंप्लायंस मतलब कोई चीज अगर नहीं मानता है, ठीक, इन प्रोविजंस को फॉलो नहीं करता है, तो वेयर अब तो क्या होगा, अगर एम्प्लॉयर इंटरनल कमेटी कॉन्स्टिट्यूट नहीं कर पाता है, या फिर सेक्शन 13, 14 और 12 के अंदर 22 के अंदर में कोई एक्शन नहीं लेता है, या फिर इस एक्ट के अंदर का कोई भी प्रोविजन कंट्रावीन करता है, या फिर अटेम्प्ट टू कंट्रावीन करता है, या फिर अबेट करता है, किसी को उकसाता है कंट्रावीन करने के लिए, तो उसको 50,000 रुपए की फाइन लगेगी एज अ पनिशमेंट। ठीक। सबसेक्शन 2 कहता है if an employer after having been previously convicted of an offence punishable under this act, अगर कोई एम्प्लॉयर एक बार पनिशमेंट इस एक्ट के अंदर में पाने के बाद दोबारा से वही ऑफेंस करता है, मीन्स दोबारा से वो इन सारी चीजों को फॉलो नहीं करता है, तो he shall be liable to twice the punishment। मतलब पहले उसको जितनी 50,000 की उसको पनिशमेंट मिली थी, फाइन मिली थी, अब उसका दुगना, मतलब अब उसको 1 लाख की फाइन उसको भरनी पड़ेगी। ठीक है। फिर या तो उसके लाइसेंस को कैंसिल कर किया जा सकता है, या फिर विड्रॉल मतलब वापस लिया जा सकता है। ठीक। उसके लाइसेंस को रिन्यू नहीं किया जाएगा, अप्रूव नहीं किया जाएगा, उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया जाएगा, जैसा भी गवर्नमेंट या फिर अप्रोप्रिएट अथॉरिटी चाहे तो। अब सेक्शन 27 कहता है कि कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंसेस बाय कोर्ट। अब जैसे हमने ये तो पढ़ा था कि इन द केसेस सेक्शन आई थिंक सेक्शन 13 में हमने अपील पढ़ी थी कि जब भी अपील के केसेस में हम कोर्ट में या ट्राइब्यूनल में अपील कर सकते हैं, तो अब किस कोर्ट के पास ये पावर है, कौन सी कोर्ट कॉग्निजेंस ले सकती है इन सारे ऑफेंसेस का। तो पहली बात तो बिना वुमेन के कंप्लेंट किए कोई भी कोर्ट कॉग्निजेंस ले नहीं सकती। ठीक। दूसरा, अगर इन केस कंप्लेंट आती है तो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या फिर जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के अलावा किसी भी कोर्ट के पास ये पावर नहीं है। ठीक है। मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या फिर जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास से नीचे की जितनी कोर्ट्स हैं, ठीक, मींस जेएम सेकंड क्लास नहीं ले सकता कॉग्निजेंस। ठीक। तो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या फिर जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास से नीचे की जितनी कोर्ट हैं उनके पास पावर नहीं है कॉग्निजेंस लेने का इन पर्टिकुलर मैटर पे। ठीक। फिर एवरी ऑफेंस अंडर दिस एक्ट शैल बी नॉन कॉग्निजेबल। इस एक्ट के अंदर में जितने भी ऑफेंसेस हैं वो नॉन कॉग्निजेबल नेचर के होंगे। ठीक है। अब कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस क्या होते हैं ये आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो आप पता करिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक है। फिर सेक्शन 28 कहता है एक्ट नॉट इन डेरोगेशन ऑफ एनी अदर लॉ। ठीक। तो सेक्शन 28 का इतना सा कहना है
कि द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट शैल बी इन एडिशन टू एंड नॉट इन डेरोगेशन विद द प्रोविजंस ऑफ एनी अदर लॉ, कि अगर इस टॉपिक से रिलेटेड किसी और लॉ में भी अगर कुछ चीजें दी गई हैं तो ये इस एक्ट के प्रोविजंस उनके एडिशन में हैं, ठीक है। इस एक्ट के आने का ये मतलब नहीं है कि उस पुराने लॉ का डेरोगेशन, मतलब कि उसकी हम कह सकते हैं डेरोगेशन का मतलब कि इंसल्ट, एक तरीके से उस पुराने एक्ट की हम इंसल्ट कर रहे हैं किसी और लॉ की, ठीक है। तो ये एक्ट किसी अदर लॉ की इंसल्ट नहीं करता है, बल्कि ये उस किसी लॉ के इन एडिशन में ही ये एक्ट बनाया गया है। फिर अप्रोप्रिएट, सेक्शन 29 कहता है कि अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के पास ये पावर है रूल बनाने की, ठीक। अब सेंट्रल गवर्नमेंट में ऑफिशियल गैजेट में नोटिफाई करके इस एक्ट के प्रोविजन को कैरी आउट करने के लिए रूल्स बना सकती है। In particular and without prejudice to the generality of the foregoing power, such rule may provide for all or any of the following matters। अब किस किन चीजों पे रूल बनाए जा सकते हैं? पहला, जो भी इंटरनल कमेटी के मेंबर्स को, जो भी इंटरनल कमेटी के मेंबर्स को नहीं, सेक्शन 4 सब सेक्शन 4 मींस जो हमारे एनजीओ के जो मेंबर्स थे उनको जो भी फीस या अलाउंसेस पे करने हैं उसके लिए रूल बना सकती है। फिर सेक्शन 7 सब सेक्शन 1 क्लॉज सी के अंदर में जो मेंबर्स नॉमिनेट किए जाते हैं उनके लिए रूल बना सकती है। फिर चेयरपर्सन मेंबर सेक्शन 7 और सब सेक्शन 4 के अंदर में चेयरपर्सन या मेंबर की फीस अलाउंसेस के रेस्पेक्ट में रूल बना सकती है। द पर्सन हु मे मेक, कौन सेक्शन 9 सब सेक्शन 2 के अंदर में कंप्लेंट फाइल कर सकता है। सेक्शन 11 सब सेक्शन 1 के अंदर में इंक्वायरी का मैनर क्या होगा। सेक्शन 11 सब सेक्शन 2 क्लॉज सी के अंदर में किसके पास पावर होगी इंक्वायरी करने की, उससे रिलेटेड रूल बना सकते हैं। फिर उसके बाद कहाँ गया, सेक्शन 12 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी के अंदर में जो भी रिलीफ रिकमेंड की गई है उसका रूल बना सकता है, ठीक। सेक्शन 13 सबसेक्शन 3 क्लॉज 1 के अंदर में किस तरीके से एक्शन लिया जाएगा वो बना सकते हैं। सेक्शन 4 सबसेक्शन 1 एंड सबसेक्शन 2 के अंदर में किस तरीके से एक्शन लिया जा सकता है वो। सेक्शन 17 के अंदर में किस तरीके से एक्शन लिया जा सकता है उसका मैनर। एंड सेक्शन 18 सबसेक्शन 1 के अंदर में किस तरीके से व्हाट विल बी द मैनर ऑफ अपील, वो भी, इसके लिए भी सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो रूल बना सकती है। फिर इसके बाद है किस तरीके से वर्कशॉप अवेयरनेस प्रोग्राम्स, किस तरीके से ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स इंटरनल कमेटी के लिए बनाने जाने चाहिए और लोगों के लिए भी अवेयरनेस प्रोग्राम कैसे होने चाहिए, इसके लिए भी रूल बना सकती है। और द फॉर्म एंड टाइम फॉर प्रिपरेशन, किस तरीके से और कितने समय में एनुअल रिपोर्ट प्रिपेयर करनी है, बना के सबमिट करनी है, इसके लिए भी रूल बना सकती है। अब सबसेक्शन 3 कहता है एवरी रूल मेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। अब अगर इस एक्ट के अंदर में सेंट्रल गवर्नमेंट कोई रूल बनाती है, ठीक, तो रूल बनाने के बाद जितना एज सुन एज मे बी, जितना जल्द से जल्द हो सके उस रूल को ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट के सामने रखा जाएगा व्हाइल इज इट इन सेशन, ठीक। पार्लियामेंट के सामने रखा जाएगा while it is in session for a total period of 30 days which may be comprised in one session or in two session or two or more successive session, ठीक। अब 30 days के लिए उसको पार्लियामेंट में रखा जाएगा। and if before the expiry of the session immediately following the session or the successive session aforesaid both houses agree, ठीक है, दोनों हाउसेस उस रूल पर अग्री होने चाहिए या फिर अगर वो कोई मॉडिफिकेशन करना चाहिए, अगर वो चाहे कि कोई मॉडिफिकेशन हो तो मॉडिफिकेशन हो सकता है या फिर कोई मॉडिफिकेशन नहीं करना है तो मॉडिफिकेशन नहीं होगा, ठीक।
तो जब वो दोनों हाउसेस से पास हो जाएगा तभी माना जाएगा कि वो रूल जो है बन के अब इम्प्लीमेंट होने के लिए रेडी है। एनी रूल अंडर सबसेक्शन 4 ऑफ सबसेक्शन एनी रूल मेड अंडर सबसेक्शन 4 ऑफ सेक्शन 8 सबसेक्शन 4 के अंदर में अगर स्टेट गवर्नमेंट ने कोई रूल बनाया है उसको जल्द से जल्द स्टेट लेजिस्लेचर के दोनों हाउसेस के सामने लाया जाना चाहिए। जहां पर 2 हाउस होते हैं 2 हाउस, जहां पे 1 हाउस होते हैं वहां 1 हाउस। ठीक, मतलब स्टेट गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी अगर कोई रूल बनाती है तो रूल बनाने के बाद उसको एज सुन एज पॉसिबल उसको, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया है तो पार्लियामेंट के सामने, अगर स्टेट गवर्नमेंट ने बनाया है तो स्टेट लेजिस्लेचर के सामने एज सुन एज पॉसिबल उसको प्रोड्यूस करना है और दोनों हाउसेस से पास कराना है। ठीक, अब सेक्शन 30 हमारा लास्ट सेक्शन कहता है पावर टू रिमूव डिफिकल्टी। अगर इस एक्ट में कोई भी डिफिकल्टी आती है तो उसके लिए उस डिफिकल्टी को रिमूव करने की पावर किसके पास होगी? तो इफ एनी डिफिकल्टी अराइज इन गिविंग इफेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट, अगर इस एक्ट के प्रोविजंस को इफेक्ट में लाने के लिए कोई भी डिफिकल्टी अराइज होती है तो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिशियल गजट में पब्लिश करके उन प्रोविजंस को हटा सकती है, उन प्रोविजंस को इनकंसिस्टेंट विद द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट डिक्लेयर कर सकती है और उस डिफिकल्टी को रिमूव कर सकती है। प्रोवाइडेड दैट no such order shall be made in writing under this provided that no such order shall be made under this section after the expiry of a period of 2 years। लेकिन डिफिकल्टी रिमूव करने की पावर सिर्फ इस एक्ट के इस एक्ट के फोर्स में आने के 2 साल के अंदर ही अंदर तक सिर्फ ये पावर हमारे पास थी, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये पावर थी। और ये एक्ट फोर्स में कब आया? 2013 में आया। मींस 2015 तक ही सिर्फ हमारे पास ये पावर थी, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये पावर थी कि कोई भी डिफिकल्टी अगर आती है तो वो इसको रिमूव कर सकती है। Every order made under this section shall be laid as soon as may be after it made before each house of parliament। और इस सेक्शन के अंडर में जो भी ऑर्डर लिया जाना चाहिए वो जल्द से जल्द ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट के सामने प्रेजेंट होना चाहिए। मींस अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को कोई भी डिफिकल्टी हटानी है तो जो भी डिफिकल्टी का ऑर्डर होगा वो उस डिफिकल्टी को हटाने के लिए वही सेम प्रोसेस है कि उसको पार्लियामेंट के सामने उसको एज सुन एज पॉसिबल उसको पब्लिश करना होगा, उसको स्टेट उसके सामने रखना होगा पार्लियामेंट के सामने। ठीक, ऑल राइट, तो हमारा सेक्शन कह रही हूँ ये एक्ट हमारा पूरा हो गया फाइनली। आई होप सो आपको समझ में आया होगा। ठीक, बहुत ही छोटा सा सेक्शन है, बहुत ही छोटा सा एक्ट है ये। टोटल 30 सेक्शंस हैं, 8 चैप्टर हैं। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा ये एक्ट। तो अब इसके बाद अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन नहीं है, आपने चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो आई रिक्वेस्ट कि प्लीज़ आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि इसके बाद ये एक्ट अब आज ख़त्म हो चुका है। तो मैं 1-2 दिन में टेलीग्राम पे क्विज ऑर्गेनाइज करूंगी जिसमें मैं इस पोस्ट एक्ट से रिलेटेड क्विज मैं पोस्ट करूंगी जो कि आपको बहुत हेल्पफुल होने वाली है इस एक्ट को अच्छे से समझने और याद करने में। तो इफ़ यू आर नॉट पार्ट ऑफ माय टेलीग्राम सो प्लीज़ लॉ विद एडवोकेट दीपशिखा से मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप प्लीज़ उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। और वहाँ पे मैं डेली क्विजेस सेंड करती रहती हूँ विद अलग अलग सब्जेक्ट के जो भी मैं पढ़ती हूँ, कॉन्स्टिट्यूशन के, कॉन्ट्रैक्ट के, हिंदू मैरिज के, हाँ वॉट जो भी मैं सब्जेक्ट, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट के जो अभी मैंने रिसेंट में भेजा था, तो मैं इन सारे सब्जेक्ट की क्विजेस कराती रहती हूँ, भेजती रहती हूँ। मैं लर्न करती हूँ तो ताकि मुझे और अच्छे से लर्न हो जाए, इस वजह से मैं क्विजेस भेजती रहती हूँ जिससे मेरा भी फ़ायदा और आपका भी फ़ायदा है।
तो प्लीज आप मन करे तो ऐड हो जाइएगा, ना मन करे तो कोई बात नहीं। तो आज तो ये हमारा पोशाक कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं कि हम अगला टॉपिक कौन सा उठाते हैं, कौन सा सब्जेक्ट उठाते हैं। बेसिकली मैं माइनर एक्ट की कोशिश करूंगी कवर करने की, बिकॉज और मेजर एक्ट को मैं टॉपिक वाइज कवर करूंगी क्योंकि ऐसे ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो ऑल राइट, आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तो अब मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।